नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी जो है वो पढ़ रहे थे। और सामान्य हिंदी में जो है मैंने आपसे एक ही बुक के बारे में बोला है कि आपको जो है वो लूसेंट ही पढ़नी है और उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा बुक के चक्कर में हैं तो वो अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप लोग जो भी देख रहे हो, ठीक है, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, तो जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं फालतू में झूठी किसी को आशा वगैरह नहीं देता हूँ। सिंपल सा फंडा है कि आप ल्यूसेंट बुक को बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 35+ क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। इसी बुक से आते हो या ना आते हो, बात यह है कि आपका ये बुक कंसेप्ट क्लियर कर देती है और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इससे पहले मैंने जो चैप्टर कराया वो शब्दभेद करवा चुका हूँ मैं। शब्दभेद, तत्सम, तद्भव, ठीक है, और आपका वर्णमाला, ठीक है, तत्सम, तत्सम, तद्भव और वर्णमाला, ये मैं करवा चुका हूं। ठीक है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आज मैं पढ़ाता हूं समास। इससे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं और ये थोड़ा सा परेशान भी करता है बच्चों को। ठीक, मैं संधि इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि संधि जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और वो समझने वाला, वो काफी टाइम लगाएगा। लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं कि जैसे जो सोचते हैं कि पहले संधि करनी चाहिए फिर समास करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सब इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं लगभग। चलिए देखते हैं। मैंने जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक लूसेंट वाली खरीद लीजिए, ज्यादा महंगी नहीं है। 120 से 130 रुपए की बुक है, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि समास। समास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सम मतलब संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। आस, आस का मतलब होता है कथन, ठीक है, या फिर कोई शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। मतलब कोई अगर बड़ा कथन है उसका संक्षिप्त रूप, छोटा रूप, उसको कथन कहते हैं, उसको आपका समास कहते हैं। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तकरण होता है। मतलब समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण हो जाता है। मतलब अगर 10 शब्द दे रखे हैं तो उनको संक्षिप्त करके 3 या 4 शब्दों में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसका मीनिंग वही निकलता है। ठीक है, फिर है समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। मतलब दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द की बात हो रही है यहां। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को, मतलब मान लीजिए मिनिमम 2 होने चाहिए, 2, 3, 4 शब्द इकट्ठे होंगे और उनसे नया एक शब्द, सार्थक शब्द निकल रहा होगा। ठीक है, और उसका मतलब वही निकल रहा होगा, उसी को हम समास कहते हैं। फिर है समस्त पद या समासिक पद। ये क्या होते हैं? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द जिसको कि सार्थक शब्द कहते हैं, और इसे ही हम सामासिक पद यही होगा। मतलब जो समास के नियमों के अनुसार जो नया शब्द बन रहा है उसको हम आपको जो है सामासिक पद कहते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। समास विग्रह। सबको पता है समास विग्रह का क्या मतलब है। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग कर देना। जो समास के जो पद होते हैं उनको अलग अलग कर दिया तो वो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। वो ये सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए इसको घबराओ मत ज्यादा। अगर इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, बस ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये चीज पढ़ने वाली होती है। जैसे नील कमल, नील कमल का अगर विग्रह कर देंगे, मतलब इसको तो अलग अलग कर देंगे, तो क्या होगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, ये हो गया इसका विग्रह। और जब ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ नया शब्द, ये नीलकमल, ये हो गया आपका समास, सामासिक पद। सामासिक पद मतलब जो समास के नियमों से बना हुआ है। तथा चौराहा। ठीक है, चौराहे का विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? 4 राहों का समूह। चौराहा ऐसा होता है ना, 4 जो रास्ते होते हैं मिल रहे होते हैं आगे यहाँ पे, तो वो ये 4 राहों का समूह। फिर है समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं, मिनिमम 2 पद होने चाहिए। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद। ठीक है, मिनिमम 2 पद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, राजपुत्र, इसको बीच से ऐसे करके एक लाइन कर दी। ये राज जो है ये हो गया पूर्व, पूर्व मतलब जो पहले आता है, और उत्तर मतलब जो बाद में आता है। ठीक है ना, तो यहां उत्तर वो दिशा वाला उत्तर मत समझ लेना। ठीक है, तो पूर्व मतलब पूर्व पद मतलब जो पहले आता है, और उत्तर पद मतलब जो बाद में आता है। जैसे राजपुत्र में राज जो है वो पूर्व पद हो गया और उत्तर पद जो हो गया वो पुत्र हो गया। समास प्रक्रिया में पदों के बीच विभक्तियां विलुप्त हो जाती हैं। मतलब जैसे आपने ये देखा होगा ना, नीला है जो कमल,
ठीक, तो इसमें ये जो विकृतियां है ना, ये जो शब्द हैं एक्स्ट्रा है जो, ये सब गायब हो जाते हैं और सीधा आ जाता है नीलकमल। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहां का विभक्ति लुप्त हो गई है, मतलब का यहां लुप्त हो चुका है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाते हैं। विकार मतलब होता है कुछ कुछ अलग आ जाता है उसमें, जो जो शब्द जिससे बना हुआ होता है वो हटके कुछ नई चीज आ जाती है। जैसे काठ की पुतली, कठपुतली, यहां पे काठ के का बन गया है, मतलब बड़ा का जो है वो छोटा का बन गया है। घोड़े का सवार, घुड़सवार, ठीक है, घोड़े के घो में, घो का घू में बदल गया, मतलब घोड़े का ये जो घ है ये घू में बदल चुका है। ये इसमें विकृतियां आ जाती हैं। देखिए, जिनको नहीं आती है ना हिंदी, विश्वास मानिए, अगर आपने एक बार तमीज से पढ़ ली ना और अपने दिमाग में ये चीज खत्म करके पढ़ ली कि हिंदी टफ होती है, सबसे अच्छा स्कोर करके आओगे हिंदी में ही। ठीक है, विश्वास मानो मेरा। मैं आज या कल में मैं एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट डालने वाला हूं कि जो आप ये टेस्ट सीरीज जो पूरे मार्केट में एक धंधा चल गया है, टेस्ट सीरीज पे बच्चों को क्या फायदा है और बच्चों को क्या नुकसान है, इस समय टेस्ट सीरीज कैसी करी जाए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कैसे करी जाए, कब करी जाए, ये सब के बारे में डिटेल्ड एक वीडियो लाने वाला हूं जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फिर देखते हैं समास के भेद। यहां से आपका रियल चैप्टर शुरू हो जाता है। यहां तक तो सब आप समझ रहे थे क्या होता है क्या नहीं होता, अब यहां से आपका रियल चैप्टर शुरू हो जाता है। समास के भेद, अब इसके हर लाइन से क्वेश्चन आएगा। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इसको आपको याद करना है। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधाराय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया अभी पूर्व पद उत्तर पद, आप समझ गए। पूर्व पद मतलब जो किसी भी शब्द का पहले का पद हो वो पूर्व पद और बाद का जो पद हो वो उत्तर पद। बार बार जब आप पढ़ेंगे, एक बार अगर आपने इससे समझ लिया, बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं लूसेंट की बुक से करा रहा हूं और मैं किसी बुक से नहीं करा रहा हूं। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। अब जैसे पूर्व पद प्रधान होता है, इनको ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ये याद करने का भी बहुत अच्छा तरीके हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि जो अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे कोई अगर वर्ड आ गया, उसको देख के कैसे आप मतलब पता करोगे कि अव्ययी भाव है, ये क्या है, तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो उसका पूर्व पद प्रधान होगा। मतलब पूर्व पद, पहला जो पद होगा उसके कारण पूरे शब्द का ही मतलब बदल जा रहा होगा। आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा। फिर तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होते हैं। उत्तर पद मतलब बाद के पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व में होते हैं। और दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब दोनों पदों का कोई मतलब नहीं निकलता है, वो होते हैं बहुव्रीहि में। इनमें कोई तीसरा ही अर्थ निकल जाता है। समझाते हैं आगे। पहला हम देखते हैं अव्ययी भाव। बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर एक बार समझ में आ गया आपके तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, बस रिवीजन करना पड़ेगा, भूलो मतलब कंफ्यूजन कहीं पैदा नहीं होगा। अव्ययी भाव समास पहला, जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय ठीक है, या फिर प्रधान हो, बस इतना समझ लीजिए। जिसका पहला पद अगर प्रधान हो, मतलब उस सब पद के कारण ही पूरे के पूरे शब्द का भाव चेंज हो जा रहा हो, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे पहचान कैसे करोगे इसका? पहला पद पहला पद जो होगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि, इस टाइप के शब्द होंगे, याद रखना। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे प्रतिदिन एक शब्द आ गया, निम्न में से प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो आप इसको तोड़ दो पहले। प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, तो इसका होता है प्रत्येक दिन। अगर खाली मैं आपको उत्तर पद दे दूं दिन, तो आप क्या करोगे? दिन का मतलब 24 घंटे में जिसमें जितनी देर में सूर्य निकलता रहता है वो दिन। लेकिन अगर आपको प्रति लगा दिया मैंने, तो प्रतिदिन मतलब ये पहले पद से पूरा पद का अर्थ चेंज हो रहा है। प्रतिदिन का मतलब एक 24 घंटे का जो एक दिन होता है वो वाला, एक दिन पूरा 24 घंटे वाला, तो ये हो गया प्रत्येक दिन। नेक्स्ट आजन्म। आजन्म मतलब होता है आ प्लस जन्म, जन्म से लेकर, खाली अगर आपको जन्म दे दिया जाए तो इसमें आप पहचान ही नहीं पाओगे, इसमें कोई, ये तो उत्तर पद हो गया। लेकिन अगर मैंने आपको कह दिया आजन्म, तो समझ लीजिए जन्म से लेकर, मतलब वह आजन्म अंधा है। आजन्म मतलब वो पैदाइशी अंधा है, समझ रहे ना आप? फिर है यथा संभव। यथा संभव वर्ड आ गया, तो यथा प्लस संभव।
अगर सिर्फ संभव दे दिया जाए तो संभव का मतलब होता है कि मतलब जो चीज पूरी हो सकी है, लेकिन अगर यथा संभव होगा, जैसा संभव हो परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार जैसा संभव होगा वैसा हम काम कर देंगे। लेकिन अगर कोई कह रहा है संभव है, संभव है मतलब हो सकता है जरूर। अनुरूप, अनु प्लस रूप, ठीक, रूप के योग्य। अगर खाली रूप दे दिया जाए तो मतलब रूप मतलब नॉर्मल रूप, लेकिन अनुरूप मतलब रूप के योग्य। भर पेट, भर प्लस पेट, खाली अगर पेट दे दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर हम इसके आगे भर लगा दे रहे हैं तो भर का मतलब है पेट भर के। प्रतिकूल, सिर्फ कूल लगा दी, कूल दे दिया आपको तो कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन प्रतिकूल एक स्पेशल अर्थ निकालना, इसका मतलब है इच्छा के विरुद्ध। अनुकूल मतलब इच्छा के साथ, प्रतिकूल मतलब इच्छा के विरुद्ध। हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ मतलब हाथी हाथ में, उसने हाथों हाथ काम कर दिया, मतलब एकदम गए हम हाथों हाथ, मतलब जैसे हमने उसको दिया तुरंत एकदम उसने वापस कर दिया, तो वो हाथों हाथ काम हो गया। तो ये होता है, इसमें हमेशा ध्यान रखना अव्ययी भाव का मतलब होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा। समझ गए ना? इसको आप थोड़ा सा अगर पद को अगर थोड़ा सा आप सीख गए ना कि पहचानना, तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ना इसमें से थोड़ा घुमा देता है वो, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इस चीजों को समझ में आ जाएगा आपके। तत्पुरुष समास कौन सा है? जिस समाज में बाद का या फिर उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कैसे समझ लीजिए, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना को करने वाला, ठीक है ना, रचना को करने वाला। तो ये हो गया आपका जो है, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये आपके तत्पुरुष समास होते हैं। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जैसे आपको समझ लीजिए कि जो है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद मतलब कुमार, ग्रंथ, ये सब जो है आपके उत्तर पद हैं, बाद में आने वाले पद हैं, ये कुमार, ग्रंथ, कार, ठीक है। इसी से ही पूरा का पूरा अर्थ जो है चेंज हो रहा है। अब जैसे पूछ लेता है तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो इसमें भी 6 भेद होते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे बचपन में अगर आपने किसी ने हिंदी पढ़ी है, तो आपने हिंदी पढ़ी होगी तो एक चीज जरूर पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान, ऐसे करके पढ़ा है कुछ, बस वही चीज होती है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, ठीक है। कर्म तत्पुरुष का मतलब होता है इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मतलब मैंने आपसे बोला कि जिससे काम हो रहा हो, ठीक है, जिससे काम हो रहा हो, जैसे ऐसे समझ लीजिए, राम ने कुत्ते को मारा, तो एक को शब्द आ गया, किसको मारा? कुत्ते को मारा, ठीक है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है। तो यहां पर वो आपका द्वितीय तत्पुरुष वो होते हैं जिसमें कि आपको जो है जब कर्म किसी को कर रहा हो, ठीक है, जो करता होता है वो किसी को कर रहा हो। जैसे राम जो है वो करता हो गया, राम क्या कर रहा है? राम कुत्ते को मार रहा है। तो ये कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, को शब्द जो है ये विलुप्त हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, घबराइए मत। दूसरा है करण। करण का मतलब होता है, मतलब राम ने कुत्ते को मारा, किससे मारा? कुछ ऐसा चीज तो होगी ना जिससे मारा। तो इसमें करण कारक की से या के द्वारा का विलोप हो जाता है। राम ने कुत्ते को पत्थर से मारा, ये विलुप्त हो जाएगा इसमें। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। मनचाहा, मन से चाहा। पद दलित, पद से दलित। और सूर रचित, सूर्य द्वारा रचित। मतलब ऐसी कुछ चीज जो उसके द्वारा हो रही हो,
ठीक है, वो किसी से कर रहा हो। जैसे मैंने आपको बोला कि राम ने कुत्ते को पत्थर से मारा, पत्थर से मतलब उसको कुछ कुछ मीडियम है उसका वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका करण। इसमें से जो है वो विलुप्त हो जाता है, से या के द्वारा ये आपके विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का मतलब होता है किसके लिए, ठीक है, मतलब कोई काम कर रहा है तो उसका कुछ मोटिव तो होगा ना, किसके लिए, संप्रदान कारक। इसमें संप्रदान कारक के लिए विलुप्त हो जाता है। जैसे अगर बोल दिया आपसे प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला में साफ निकल रहा है, मतलब प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर मतलब स्नान के लिए घर। यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला। गौशाला गौ के लिए शाला। देशभक्ति देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, मतलब देश के लिए भक्ति नहीं है, ऐसी चीजें आती ना। डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा, जब आप बार बार पढ़ेंगे इसको तो आप एक बार को जाके वर्ड देख के ही पहचान लेंगे। तभी मैं कहता हूं कि जीएस, देखिए जीएस और आपका हिंदी, ये दो ऐसी चीजें होती हैं जिसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें जो बच्चे का जो पेन होता है वो रखा रहता है ऐसी, ठीक है। और 70% रीजनिंग में भी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। या फिर चलाते हैं तो थोड़ा बहुत चलाते हैं, लेकिन ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख रहे हो स्क्रीन पर और तुरंत आप आंसर लगा रहे हो, तो तभी आता है वो जब आप इसको बार बार मल्टीपल टाइम पढ़ते रहो। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। आप बुक लीजिए, आपके पास कोई भी बुक हो, मैं आप डिटेल मतलब मैं खुले में ये चीज बोलता हूं, अगर आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक, आपने 200 रुपए 250 रुपए डाल के लिए हो, लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट सामान्य हिंदी से अच्छी किताब बनी ही नहीं है। हरदेव बहारी, पीएन पांडे, ये सब रेफरेंस बुक हैं। आप मेन बुक इसको बनाइए, लूसेंट को आप मेन बुक बनाइए, पहली किताब जिसको बोलते हैं। और रेफरेंस का मतलब होता है जिससे आप थोड़ा ज्यादा करना चाहते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए इसमें तत्सम तत्व बहुत कम दे रखे हैं, तो उसके लिए आप आदित्य ले लीजिए या कोई और किताब ले लीजिए जिसमें तत्सम तत्व थोड़े से दिए गए हों। अब आप आदित्य को मेन बुक बना के नहीं चल सकते, क्योंकि एक तो आदित्य में थोड़ी मिस्टेक्स हैं और आदित्य में इतनी डिटेल में नहीं समझाया गया किसी चीज को। उस बुक को समझने के लिए भी आपको जो है लूसेंट पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया हो जाएगा। अदरवाइज भाई आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं आपको। नेक्स्ट है आपका अपादान। अपादान का मतलब होता है, सिंपल सा वर्ड समझ लीजिए, अपादान का मतलब जब कोई चीज किसी से दूर हो जाती है, अलग हो जाती है। सिंपल सा शब्द है, आप भाव से समझ लेंगे उसको। सिंपल, मैंने अभी इतना बताया, जब कोई चीज किसी से अलग हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपादान कारक। और इसका एक मेन वो होता है आपका से, ठीक है। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है, इसमें दो चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है कि अपादान कारक में भी से आ रहा है और करण तत्पुरुष में भी से आ रहा है, ठीक है। ये वाला से होता है जब कोई काम किसी से किया जा रहा हो, किसी चीज के द्वारा किया जा रहा हो, उसमें इसमें अलग होने की भावना नहीं आती है। लेकिन अपादान कारक में जो है आपकी अलग होने की एक भावना आ रही होती है। इसको मैं समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान है। जैसे धनहीन, धनहीन क्या मतलब है, धन से हीन, मतलब जिसके पास धन नहीं रहा। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब जो रास्ता उससे हटके चल रहा हो। पदच्युत मतलब पद से हट गया, जो पद से हट गया। देश निकाला, देश से निकाल दिया, मतलब देश ये है देश, ये है मनुष्य, इसको देश से निकाल दिया, मतलब देश से और इसके बीच में कोई संबंध नहीं रह गया। ये होता है आपका अपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्ति मिल गई उसको। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। समझ में आ गया। तो वो जो आपका तत्पुरुष है, ठीक है, करण तत्पुरुष जो है, करण तत्पुरुष, इसमें किसी कार्य को, इसमें आपका अलग होने की भावना नहीं आती है। इसमें आती है किसी कार्य को किसी के द्वारा किया जा रहा हो, किसी से किया जा रहा हो, कोई चीज मीडियम के द्वारा हो, ठीक है ना। जैसे राम भय से आकुल हो गया, ठीक है, मतलब राम भयाकुल हो गया, मतलब भय जो था उसने उसको डरा दिया, भय से डर गया वो, ठीक, इस तरीके से समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या, अपादान का तत्पुरुष। फिर आते हैं संबंध तत्पुरुष। ये देखने में ही आपको मतलब एक तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें संबंध समझ में आ रहा हो, दोनों के बीच में एक संबंध हो, ठीक है। इसमें का, के, की,
ये लुप्त हो जाते हैं, मतलब इनसे जो है संबंध बनते हैं। जैसे समझ लीजिए राजपुत्र, क्या मतलब है इसका, राजा का पुत्र, इन दोनों में बाप बेटे का संबंध है। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, मतलब राजा और आज्ञा में संबंध है, राजा की आज्ञा है वो। पराधीन, पर से अधीन। राजकुमार, राजा का कुमार। देश रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। विद्यासागर, विद्या का सागर। तो इसमें जो है संबंध की भावना एक आती है। जब आप इसको तोड़ के देखोगे, देश रक्षा जैसे किसी ने बोल दिया, देश रक्षा में कौन सा तत्पुरुष समास है, ठीक है, तो आप पहले तोड़ोगे, देश रक्षा का मतलब होता है देश की रक्षा। तो देश की का मतलब होता है कि आप सर ने बताया था कि देश की का मतलब होता है का के की मतलब संबंध, इसमें संबंध आ रहा है, मतलब देश और रक्षा, ठीक है भाई, देश की रक्षा बोला ना, देश और रक्षा, देश की रक्षा बोला ना, इनमें संबंध आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा आपका। और फिर लास्ट में आपका अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है, अधिकरण मतलब कोई किसी के ऊपर सवार होता है, कोई किसी के ऊपर, ऊपर मतलब होता है उसके ऊपर। जैसे ऐसे समझ लीजिए शोक मग्न, शोक में मग्न, इसमें में और पर दो चीजें से इसको पता लगाया जाता है, लुप्त हो जाती हैं। जैसे शोक मग्न, शोक मग्न का मतलब शोक में मग्न, ठीक है, मतलब जो शोक है उसमें वो मग्न हो चुका है। मग्न जो है वो शोक के अंदर, ऐसे समझ लीजिए। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक है, जितने भी पुरुष हैं उसमें सब में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ठीक है ना, इसको समझ में आ रहा है ना आपको कि इसमें अधिकरण कारक जो होता है, मतलब इसमें किसी के अंदर होने की भावना होती है। धर्मवीर, धर्म में वीर, ठीक है, जो आदमी जो मतलब धर्म है उसमें पूरे में वीर है वो। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, ठीक है। आप थोड़ा देखते हैं कि कभी कभी जो है नव्य समास भी है, कुछ एक नई चीज है नव्य समास, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको पहचानने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है। इसके आगे हमेशा जो है निषेधात्मक सूचक होता है, मतलब ये नकारात्मक शब्द होते हैं जितने भी होते हैं। अगर कोई नकारात्मक शब्द आ रहा है तो उसको तुरंत समझ जाइए कि ये नव्य है, ठीक है। जैसे आ, अन, ना, गैर, ठीक है। जैसे अधर्म, ये नेगेटिव वर्ड है तो मतलब नाधर्म, ये आपका नव्य समाज हो जाएगा। अनिष्ट, ना इष्ट, अनावश्यक, ना आवश्यक, नापसंद, नापसंद, गैर वाजिब, ना वाजिब। तो इसमें मतलब एक तरीके से जब आप शब्द को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील आएगा कि हाँ यार ये नेगेटिव वर्ड है, तो समझ लीजिए। जैसे अधर्मी पुरुष, तो अधर्मी मतलब अधर्म मतलब जो धर्म को ना मानता हो, ठीक है, तो वो ये नकारात्मक शब्द हो गए। फिर तीसरा बढ़ते हैं, कर्मधारय समास। जब मैं इसको पढ़ा दूं तब आप शाम को या इसके तुरंत बाद अगर आपको मन करता है तो इसके तुरंत बाद या शाम को इस पूरे चैप्टर को लेकर बैठना, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं कल का दिन फिर इसको छोड़ दूंगा, कल का दिन कुछ मैं हिंदी का कुछ नहीं डालूंगा, परसों फिर मैं नया टॉपिक डालूंगा, ठीक है। तो कर्मधार में क्या होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब उत्तर पद मैंने आपको बताया था, पूर्व पद मतलब पहले का पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद। पूर्व पद प्रधान हो और वो उत्तर पद प्रधान हो, और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान का या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। मतलब ये कह रहा है कि इसमें होता तो उत्तर पद जो है प्रधान है, लेकिन इसमें उत्तर पद और पूर्व पद में एक विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य का मतलब होता है एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतलाता है, समझ लीजिए। इसमें एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं कहता हूं ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसे पहचान कैसे करेंगे, इसको जब हम तोड़ते हैं तो विग्रह करने पर है जो या के समान इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। जैसे चरण कमल, क्या समझ में आ रहा है इसको, चरण कमल, चरण मतलब पैर होता है, कमल मतलब फूल होता है, ठीक, मतलब कमल के समान चरण, ठीक है, कमल के समान चरण, ठीक। तो इसमें क्या है, कमल जो है, कमल वो विशेषता बता रहा है चरणों की, कि उसके चरण इतने कोमल हैं कि वो कमल के समान है, ठीक है। दूसरा पद कनन, कनक लता, मतलब कनक सी की सी लता, ठीक है। जैसे बोलते नहीं कि जो है वो बंदा जो है, या फिर वो जो है एक तरीके से वो चंद्रमा के समान जो है सुंदर,
ठीक है, तो चंद्रमा से हम उसकी तुलना कर रहे हैं, मतलब वो स्त्री या पुरुष जिसकी हम चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, तो हम उसको चंद्रमा के बराबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए ना? जैसे कमल नयन, नयन का मतलब होता है आंख, कमल का मतलब कमल का फूल, कमल के समान नयन, उसके नयन जो है वो कमल के समान है। प्राण प्रिय, ये शब्द सबने सुना होगा, मतलब प्राणों के समान प्रिय। आदमी जो है सबसे ज्यादा अपने प्यार किससे करता है? प्राणों से, जीवन से। ठीक है, तो वो मेरा प्राण प्रिय है, मतलब वो जो है प्राणों के समान प्रिय है। ठीक, बहुत आसान है समास, आप अगर इसको ठीक से समझ लेंगे तो विश्वास मानिए बहुत सिंपल है। लेकिन घबराइए मत, मैं आपसे कहता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे चैनल पे आगे पढ़ाई करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं 4 महीने अभी मैंने देखा है, टेलीग्राम चैनल पे भी मैं देखता हूं। और हाँ, जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं ना कि मैं एकदम सब कुछ मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट। आप विश्वास नहीं करेंगे कितना गहरा नुकसान होगा उन बच्चों को, क्योंकि उनका कुछ भी तैयार नहीं होगा। वो तैयार तो सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उनका तैयारी के नाम पे कुछ नहीं होगा। एक समय पे आप 4 दिन का खाना नहीं खा सकते हो, ये कॉमन सेंस की बात होती है। जैसे चंद्रमुख, इसकी बात कर रहा था मैं आपकी। चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान, मृग मतलब होता है हिरन, ठीक है, हिरन के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि मतलब क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल है जो मणि, मतलब मणि की विशेषता कौन बता रहा है? ये नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। अधमरा, आधा है जो मरा। और परमानंद, परम है जो आनंद। ये सब आपके कौन से होते हैं? आपके कर्मधारय समास। फिर है आपका द्विगु समास। मैं आपसे ये कहता हूं कि जो आपको चीजें समझ में ना आए, आप मुझे कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए और वहां पर मुझे पर्सनल चैट करके पूछिए, ठीक है? मैं आपको पर्सनल भी आपको बताता रहूंगा। द्विगु समास, चौथे नंबर का। द्विगु समास में क्या है? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो। ये तो इतना आसान होता है समझ, देखने में बहुत आसान होता है, इसको देख के तुरंत समझ सकते हो। विशेषण होता है द्विगु समास कहलाता है। मतलब इसका यह है कि कोई भी पद आ रहा है, अगर उसमें संख्या दे रखी है तो समझ लीजिए वो द्विगु है, ठीक है, वो द्विगु ही है। जैसे सप्त सिंधु 7, दोपहर 2, त्रिलोक 3, चौराहा 9, सप्त, पंच, सप्त, तिरंगा, ये सब देखिए आप जो है ये नंबर फॉर्म है, ठीक है। तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, ठीक है। पंचमणि 5 मणियों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, नवरात्रियों का समूह, 4 राहों का समूह चौराहा कहलाते हैं। त्रिलोक मतलब 3 लोगों का समाहार, दोपहर मतलब 2 पहरों का समूह, और सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल तरीके से। इसको याद करने का सिंपल तरीका है जिसमें आपका शब्द वो आपके संख्या आ रही हो, वही समझ लीजिएगा आप। आपका जो है द्विगु समास है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका द्वंद्व। 5वें नंबर पे आपका द्वंद्व। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता हो, वही द्विगु हो जाते हैं। पहचान दोनों पदों के बीच ज्यादातर ये वाला हाइफन का साइन होता है दोनों पदों के बीच, इसको देख लीजिए। जैसे आपका पद आ जाएगा नदी नाले में कौन सा आपका समास है, तो आप तोड़ेंगे नदी नाले को तो क्या करेंगे? नदी नाले क्या करते हैं? नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। ऊंच नीच, ऊंच ऊंचा या नीचा। आगे पीछे, आगे और पीछा। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। नर नारी, नर और नारी। खरा खोटा, खरा या खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। जल छल कपट, जैसे आप पूछते हैं ना कि जैसे आपके घर में जब मम्मी पापा से आपसे या कोई भी पानी मांगता है तो आप क्या पूछते हैं? ठंडा या गरम। तो आप क्या कह रहे हैं? ठंडा चाहिए या गरम चाहिए। तो वो कौन सा समास होता है वहां पे होता है द्वंद्व। मतलब आप दोनों में से एक चीज कर रहे हैं या फिर दोनों ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। ठंडा या गरम। छल कपट, छल और कपट। अपना पराया, अपना और पराया, ये आपका होता है द्वंद्व। इसको भी आपका जो है आपका करना बहुत आसान होता है। इसको देख के ही पता लग जाता है। तो सबसे टफ जो समास माने जाते हैं, जिनको कि मतलब बच्चे मानते हैं लेकिन
आपके हिसाब से जो फिर हर बच्चे का अलग अलग सीन होता है, ये टफ समास नहीं होता, बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब उत्तर पद और प्रधान, पूर्व पद और उत्तर पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अभी आप देख रहे अभी तक आ रहे होगे, तो उसमें आप एक चीज कॉमन देख रहे होगे कि या तो वो पूर्व पद प्रधान बोला या उत्तर पद प्रधान बोला, लेकिन इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है। और जब दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे पद को ही उत्पन्न कर देते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ जिसका अर्थ है शिव। अब यहां पर आपको समझ में एक चीज देख रहे होंगे आप कि कर्मधारय समास, एक ये भी नीलकंठ है। अब आप कहेंगे सर ये कर्मधार में भी नीलकंठ है और ये बहुव्रीहि में भी नीलकंठ है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। ये देखिए आ रहा है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, कैसे अंतर करोगे, ठीक है, घबराइए मत, इसमें सब कुछ दे रखा है। यहां दोनों पदों ने मिलकर शिव का संकेत दिया है, इसलिए इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक चीज आप याद कर लेना, जब जैसे अगर नीलकंठ आ गया, नीलकंठ में 99.9% नहीं, मैं कहता हूं 100% नीलकंठ जब शब्द आएगा तब या तो कर्मधारय ऑप्शन में दिया होगा या बहुव्रीहि ऑप्शन में दिया होगा, दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं होते हैं। यदि आ गए तो आप आंख बंद करके दोनों में से कोई सा भी लगा के आ जाना, वो दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक मानेगा। वैसे मुश्किल से ही कोई वर्ड होता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। अगर नीलकंठ आ गया तो या तो वो आपको कर्मधारय उसमें ऑप्शन में दे देगा या बहुव्रीहि दे देगा, तो आप आराम से लगा सकते हो। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके सर रावण। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके मतलब विष्णु भगवान। महावीर, महान है जो वीर हनुमान। चतुर्भुज, अब आप कहेंगे सर ये चतुर्भुज आ रहा है, ऐसे तो ये द्विगु भी हो गया भाई, चार चार आ रहा है ना, तो द्विगु भी हो गया, ठीक। तो फिर वही बात आ जाती है, चतुर्भुज आएगा तो या तो द्विगु आएगा या बहुव्रीहि आएगा, ठीक है। 4 हैं बुझाएं जिसकी। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो। पंकज, पंख में पैदा हो जो। अनहोनी, ना होने वाली घटना। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला कृष्ण। पीतांबर, पीठ है अंबर जिसका कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस, निशा मतलब होता रात। चौलड़ी, 4 हैं लड़कियां, लड़ियां जिसमें माला, ठीक है, 4 लड़ियां जिसमें वो माला। त्रिलोचन, अब यहां भी 3 आ गया, तो यहां भी द्विगु बन सकता है, ठीक है। 3 है लोचन जिसके, मतलब लोचन मतलब आंखें, 3 शिव भगवान की आंखें हैं। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके शिव, शिव भगवान के ऊपर, मतलब सर पे आपने देखा होगा चंद्र भगवान चमकते रहते हैं। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प, मतलब आप देख रहे हैं ना कि विषधर, विष को मतलब एक तरीके से ये शब्द जो है इससे अलग हटके ही शब्द बनना है, वो है सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है, मतलब एक तरीके से कृष्ण भगवान, ठीक। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर। अब इसमें समझ लेते हैं कि कर्मधारय और बहुव्रीहि है। कर्मधार मैंने आपको क्या समझाया था कि जो कर्मधारय वो समास होते हैं जो पूर्व पद और 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, एक दूसरे की विशेषता या विशेषण विशेष के बीच में संबंध होता है, वो मतलब एक शब्द दूसरे की विशेषता बतलाता है। फिर देखते हैं हम कर्मधारय और बहुव्रीहि में समास में अंतर क्या है। देखिए इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। विग्रह का मतलब होता है आपका अलग अलग, जैसे कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। मैंने आपको बताया ना, विशेषण का मतलब होता है कि विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, जैसे काला कुत्ता, काला कुत्ता, कुत्ता हो गया विशेष से और काला हो गया विशेषण। मतलब
काला कुत्ता है तो मतलब जो काला है वो कुत्ते की विशेषता बता रहा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो है विशेष्य, उसको विशेष्य कहते हैं, और जो जो होता है जिसकी जो विशेषता बता रहा होता है वो होता है विशेषण। ठीक है, तो कर्मधारय समास को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपस में मतलब एक तरीके से विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे नील गगन, नील विशेषण है, गगन विशेष्य है, मतलब नील नील जो है वो ऐसे कह रहा है नीला है गगन, मतलब गगन मतलब होता है आकाश, ऊपर आसमान, तो नीला है मतलब नीला जो है गगन की विशेषता बता रहा है। इसी तरह चरण कमल, चरण उपमेय है और कमल उपमान। ठीक है, उपमेय उपमान का मतलब भी विशेषण विशेषी होता है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, मतलब एक ही शब्द होता है, उसमें हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय हो जाएगा अगर इस तरीके से हम इसका विग्रह करेंगे। और नीलकंठ मतलब नीला है कंठ, मतलब शिव भगवान। लंबोदर, मोटे पेट वाला, कर्मधारय समास हो जाएगा। और लंबोदर, लंबा है उधर, मतलब गणेश भगवान। मैंने आपसे बोला कंफ्यूजन मत होना, इन दोनों में से एक ही आएगा। अगर मान लीजिए लंबोदर आ गया तो या तो ऑप्शन में कर्मधारय आएगा या बहुव्रीहि आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु मतलब क्या बताया, जहां जिसमें थोड़ा सा नंबर फॉर्म होता है, नंबर अगर आ रहा है उसमें। ठीक है, तो द्विगु समास का पहला शब्द हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद हमेशा विशेष होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, ये द्विगु हो जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे। और अगर आप चतुर्भुज मतलब ये समझ रहे चार हैं भुजाएं, तो ये विष्णु भगवान की चार भुजाएं, ये बहुव्रीहि हो जाएगा। पंचवटी, पांच वटों का समाहार, द्विगु समास। और पंचवटी, पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहां वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था, ये पंचवटी है। आपने रामायण में भी पंचवटी का नाम सुना होगा, तो जब रामायण में पंचवटी का आपका उल्लेख होता है तो वो बहुव्रीहि समास के रूप में होता है। दशानन, 10 आननों का समूह, ये आपका द्विगु समास हो गया। दशानन मतलब 10 आनन मतलब रावण, 10 सर जिसके हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। फिर आता है आपका द्विगु और कर्मधारय। ठीक है, द्विगु में मैंने आपको बताया कि द्विगु हमेशा जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें, और जबकि कर्मधारय जो है एक पद विशेषण होकर होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं आता। ठीक है, संख्यावाचक जो है कर्मधारय में कभी आता ही नहीं है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि नवरत्न, इसमें 9 आ रहा है तो ये द्विगु हो गया। चतुर्वर्ण, इसमें 4 आ रहा है तो इसमें द्विगु हो गया। और पुरुषोत्तम, पुरुष में है जो उत्तम, ठीक है, मतलब एक तरीके से उत्तम जो है वो पुरुष की विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास हो गया। रक्तोत्पल मतलब रक्त है जो उत्पल, कर्मधारय समास हो गया। अब यहां संधि और समास में अंतर समझ लीजिए। संधि का मतलब होता है कि 2 वर्णों का मेल, और समास का मतलब होता है 2 शब्दों का मेल। संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। संधि में वर्ण का योग से वर्ण परिवर्तन भी हो जाता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में वर्णों में शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन संधियों में हो जाता है। जब आपको संधि पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। बस इतना समझ लीजिए कि संधि जो है वो वर्णों का योग है और समास जो है वो शब्दों का योग है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, विद्यालय है तो ये विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय हो गया, ये संधि हो गई आपकी। और राजपुत्र का निकालेंगे, राजा का पुत्र, ये समास हो गया आपका। संधि को तोड़ने पर संधि विच्छेद कहते हैं, और समास के पदों को अलग करने पर समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, बाकी ये समास निर्णय की समस्या ये आपको नहीं पढ़नी है। अब कुछ चीजें मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, लेकिन आपको पढ़नी वो खुद पढ़ेंगी। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि नव्य समाज भी होता है। जैसे ये आ रहा अगोचर, अगोचर मतलब ना गोचर, ये नव्य हो गया। अचल ना चल, ये नव्य हो गया। अजन्मा ना जन्मा, नव्य हो गया। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, अजन्मा, अजन्मा मतलब होता है ना जन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ। लेकिन आजन्म, आजन्म का मतलब होता है बचपन से। ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। ठीक है, तो ये आप पूरे के पूरे पढ़ लेना। ठीक है, या तो आप पॉज करके पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं आपसे कहता हूँ बुक जरूर 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 ले लीजिए, आपके काम आएगी। ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाओगे, फाइनल यूपीएसआई में सिलेक्शन ले लोगे अपना, तो आपके छोटे भाई बहन या फिर आस पड़ोस में सब किसी न किसी के काम आती है बुक। ये बुक कभी बदलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदी का व्याकरण बदलता थोड़ी ना है। तो आप ये जो जितनी भी ये हैं, ये सब आप एक बार याद कर लीजिए, और इसको याद करने के बाद आप इस पे जो है क्वेश्चन फॉर्म भी बना लीजिए अपने। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, वैसे मैं करवा देता हूं क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन में भाई ये है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दो शब्दों के योग समास होता है। थोड़ा तेजी से चलूंगा मैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक शब्दों को जब संक्षेप करके एक नया शब्द बन जाता है तो उसको समास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। देखिए आगे अव्ययी भाव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें पहला पद पूर्व पद प्रधान हो। ठीक है, जिस बच्चे ने थोड़ा ठीक से पढ़ा होगा वो समझ जाएगा। प्रतिदिन, मैंने आपको बताया था कि दिन तो एक अलग चीज होती है, दिन मतलब 24 घंटे का दिन नहीं, लेकिन प्रतिदिन मतलब 24 आवर्स का दिन। फोर्थ क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ आपका पूरा पद, ठीक है ये थोड़ा कट गया है, हाँ, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ये अभी अभी पढ़ा है, कौन सा समास होता है। ठीक है, जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो उस समास का नाम होता है आपका कर्मधारय। कर्मधारय समास कौन सा है, इनमें से कौन सा है भाई, चक्रपाणी, ठीक है, चतुर्युगम, ये आपका क्या कौन सा चतुर्युगम में 4 हो गया, ये मतलब ये हो गया आपका द्विगु। चक्रपाणी ये हो गया बहुव्रीय। ठीक है, चक्रपाणी मतलब जिसके हाथ में चक्र है, विष्णु भगवान। नीलोत्पल, नीला है उत्पल, ठीक है, ये विशेषता विशेषण बता रहा है, उत्पन्न को नीला बता रहा है। और ये माता पिता, ये हो गया आपका द्वंद्व, द्वंद्व। ठीक है, माता डैश पिता। नेक्स्ट है आपका, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, सिंपल है, बहुव्रीय। मैंने आपको बताया था जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो जाए, एक नया ही शब्द निकल के आ जाए। जितेंद्र में कौन सा शब्द, कौन सा आपका जो है समास है जितेंद्र में, ठीक, इसमें आपका बहुव्रीय। ठीक, जब आप वो लिस्ट पढ़ लेंगे ना तो उसमें से आपको पता चलेगा। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है, ठीक, देवासुर में आपका कौन सा समास है, तो इसमें है आपका द्वंद्व। ठीक, और या तो मैं आपसे ये कह देता हूं कि मैं इसमें क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको जो है खुद करने चाहिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो आपको आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है, तो आप जो है इसको कर लीजिए। अगर आप पे दिक्कत आती है, और इसका जो है बस एक काम ये करना कि पहले अच्छे से चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर लास्ट में जो आपका बुक में लास्ट में जो आंसर की रखी होती है, फिर वो आंसर की से चेक करना, फिर अपने आप को देखना, या फिर क्वेश्चन तभी सॉल्व करना जैसे एक बार यहां से पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो है बुक से पढ़ लिया, फिर उसके बाद बुक से पढ़ लिया, 2 बार बुक की रीडिंग लगा लो, 2 बार वीडियो की रीडिंग लगा लो, उसके बाद जो है सॉल्व करने बैठो आप, तो आपका जो है सारे के सारे क्वेश्चन, देखिए किसी भी चैप्टर में यदि आपके 80% प्लस अगर आपके सही जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है जो एग्जामिनेशन डे होगा उस दिन आप सब सही करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये टोटल मैं आपको सवाल इसीलिए नहीं करवा रहा हूं, नहीं तो मैं सवाल करवा देता, मेरे को क्या, मेरी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है। जो मुझे समझाना था आपको समझा दिया, ये आप सब आप खुद करो तो ज्यादा आपको बेटर रहेगा, आप खुद कर लो। हाँ, ये है कि जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद में एक बाकायदा पूरी की पूरी लाइव सेशन ले लूंगा आपका, जिसमें कि मैं जो है उसके लिए टाइमिंग वगैरह सब बता दूंगा, जिसमें कि मैं जो है समाज से रिलेटेड कम से कम 50 सवाल लेके आ जाऊंगा, और उसमें आप कमेंट करते रहना, मैं जो है उसमें चेक करता रहूंगा। इस तरीके से मैं कर सकता हूं, लेकिन ये जो चैप्टर है इसके जो सवाल है, क्योंकि इसमें 50 सवाल हैं, अब 50 सवाल मैं करवा दूंगा तो उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप देख तो लोगे लेकिन उसके आपको आंसर जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको मिला के 4 चैप्टर हो गए हमारे। शब्दभेद, ठीक है, वर्णमाला, शब्दभेद हो गया, वर्णमाला हो गया, और उसके बाद कौन सा हमने कराया था, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, और आज हो गया हमारा समास। इसके बाद हम लेंगे उपसर्ग प्रत्यय, ये आपकी परसों वीडियो आ जाएगी, मतलब 27, 28, 29 तारीख को ये आपकी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री के लिए भी मैंने सेशन शुरू कर दिए हैं, हिस्ट्री में जाके आप प्लेलिस्ट में देखिए यूपीएसआई हिस्ट्री, आप उसमें देख सकते हैं। और 15 नवंबर तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद मैं रिवीजन क्लास और टेस्ट सीरीज निकालूंगा। टेस्ट सीरीज में अभी नहीं निकालूंगा टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप जो है टेस्ट सीरीज में किस तरीके से भटको नहीं, या फिर कौन किसको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, उसके लिए भी मैं थोड़ी देर में जो है, या फिर आज या कल तक मैं वीडियो निकाल दूंगा।
ठीक, क्योंकि बच्चों का डाउट होना बहुत जरूरी है। लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, इतना डाउट है दिमाग में, 50 जगह जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक या मैक्सिमम 2 यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए और वहाँ से आप अपना करते रहिए, ज़्यादा मत भागिए। ठीक, जितना आपको लग रहा है यूपीएससी लेवल की तैयारी करने में लगे हुए हैं कुछ लड़के, उनको जो है हिस्ट्री पढ़ाओ तो उनको स्पेक्ट्रम से पढ़ाओ, नहीं तो उनको मज़ा नहीं आ रहा है। अगर पढ़ाना है तो सर वो 1.5 घंटे वाली, सर वो जो है 1.5 घंटे वाली जो लाइव सेशन होता है सर, उसमें क्लास लो, क्योंकि उसमें सर में हमारा टाइम बहुत अच्छा वेस्ट हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है, वो चटकारेदार चीज़ें होती हैं, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसमें। ठीक, देखना है तो सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देख लो, उसके बाद लाइव सेशन मत देखो आप। ठीक, जब वो वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखो, उसमें आप आगे बढ़ा बढ़ा के जो है देखते रहो अपना, सबसे बढ़िया तरीका है। लाइव सेशन मत देखो बिल्कुल। ठीक, क्योंकि लाइव सेशन में एक क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद 3 या 5 मिनट तक का गैप लेंगे और हंसेंगे कूदेंगे, और उसके बाद जो है आपका नाश हो जाएगा। टाइम 4 महीने बता रहा हूँ, लेकिन 4 महीने में भी आपके 4 महीने यूटिलाइज कर लो, तब आप एग्जाम पास कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं।